आज मेरी शादी थी। हर लड़की को अपनी शादी को लेकर बहुत सपने होते थे। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी शादियों की ज़रा अलग थी। शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा वो मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन आने वाली वक्त के डर गई की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथी पे बार बार पसीना आ रहा था माथे पे। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी और उसे शादी मत करो, वो पागल है, अरे वो तो साइको है, अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया आया है। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे पास बेड पे बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि आप अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुनी थी, इसलिए मैंने अपनी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उलट उलट दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक टकी लगाए मुझे देखता रहा और न जाने उसे क्या हुआ। वो एकदम से उठकर कमरे से टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है। मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ पिता और एक छोटा भाई है। छोटा भाई छोटा है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ से अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस एक प्रोजेक्ट के लिए क्लास में जो ग्रुप सर ने बनाया था उसके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कस कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर में एक लड़का राहुल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा होने लगा। वो बहुत ही हैंडसम था और हर लड़की उस पर बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली नज़र में उसे देखा तो कहा तो अपना दिल भी दे बैठी थी। लेकिन वो तो ऐसा चाँद था जिसे मैं छूने की तमन्ना नहीं कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मैंने साथ ऐसा ही पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स को दूर दिल से दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए गुरु बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। वह अक्सर अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई की मदद करता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की की वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात पर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेट राहुल के स्टेज के साथ मैच नहीं करता था और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली में ताल्लुक़ रखता था और एक निचले सब तबके के ताल्लुक़ रखती थी जिसकी बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजर गया कुछ खबर ही नहीं हुई। ना मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारे यूनिवर्सिटी की के आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने राहुल का इंतज़ार बहुत किया। एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े मुझे दिल से अब यूनिवर्सिटी से घर आ गई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि दंग रह गए। पिताजी ने अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के जी में वाल और है। वो दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सके। वकी तौर पर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने पिताजी के घर ले आए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी ने अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती थी। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम में चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक काम पे नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता।
घर में मौजूद जितना भी राशन था वो ख़त्म हो गया था, जितनी जमा पूँजी थी वो भी थोड़ी-थोड़ी करके लगने लग गई थी। हमने घर में बदल दिया, एक काम कम किराए में छोटा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई बहुत छोटा था इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो काम करेगा। वो तो मुझसे ही बाहर एकदम निकलना पड़ता। मुझे तो पिताजी की सब्ज़ी में रेहड़ी निकाल कर घर के बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी ताज़ा सब्ज़ी ले आती थी और घर से बाहर रखकर बेच देती। इंग्लिश में इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे डेली के खर्चे पूरे हो जाते थे। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फैसला किया कि माँ ने इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही। मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त लेते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो गया था क्योंकि वो उन्होंने मेरे लिए कुछ अपने सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटे की वजह से वो अब अधूरे रह गए थे। पिताजी भी परमिशन मिलते ही मैंने अगले दिन अलग-अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरी के एड्स देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया लेकिन पूरा 1 महीने के मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू के देने जाती, ऐसा लगता है कि जहाँ वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए लक्ष्य हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर्मेलिटी के लिए। फिर इन्हीं दिनों में जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फ़ौरन जॉइन कर लिया। अभी मुझे जॉइन किए हुए कुछ ही दिन गुज़रे थे कि एक दिन बॉस ने मुझसे अपने कमरे में बुला कहने लगे कि मिस मानवी, अपनी आपकी जितनी काबिलियत है उतनी अच्छा आप काम करती हैं। आपके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलो या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमाते हुए मैंने कह दिया। वो और वो कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। वह उलझन मेरे होने लगी लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है लेकिन अगर आप मुझे खुश कर दें तो। उसने कहा तो मैं उलझन में भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसी सर? वो तो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवी, आप समझदार हैं, समझदार सब समझ सकते हैं कि आपके लिए बस मुझे खुश करना होगा। बस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से में खड़ी हो गई, कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने के लिए डरती है और लालन भेजती है तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस के बाहर चली आई गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाज़ दे रहा था कि मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे अपने अपने इतना लाचार और बेबस लग रहा था कि ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं है। मैं कितनी देर इसी तरह से मकसद खड़ा सड़क किनारे चलती रही थी लेकिन आखिर कब तक जाना था ही नहीं। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने में ही देर थी कि मैं फूल फूल कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच से बता दी। माँ ने मुझे अपनी साथ लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटे अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम इस तरह से बहुत से भेड़ियों के लड़ना होगा। ऐसी बहुत ही दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे लेकिन तुम्हें हिम्मत से समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत के और हौसले से नई जॉब देखने गई और फिर जल्द किस्मत में मुझे एमके एंटरप्राइजेज़ की नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहली वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी, सैलरी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रम की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी यहाँ पे काम करते हुए। मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ तक का माहौल बहुत अच्छा था और मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड से ही देखा था। हालांकि ऑफिस के बॉस के बेटे की भी बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्क्स की एक एजेंसी मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने आया। बॉस ने कहा कि जो भी लड़के से मेरे बेटे से शादी करेगा और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगा तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। न जाने इनके बेटे में क्या मामला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर से ये बात सुनते ही कि को मिलती रही कि भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल से बार बार एक ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों में से पिताजी का इलाज करवा सकती और एक बार पिताजी ठीक हो गए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं।
और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, एक सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता कि दिल दिमाग की जंग जारी है और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस से वो हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुआ और उसी वक्त परिवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ की बात को माँ तो सुनकर शौक में चली गई, मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझसे इस काम को करने की मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिसमें मैं पिताजी का इसी इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नहीं तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी से एक दो दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझसे समझा बैठ गए। लेकिन अब मैं समझाने समझने को हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ ही पहुंचा। सदा से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उनका नाम सुनकर मैं चौंक रही थी कि उनका नाम की तो बहुत लोग हैं। अब ये राहुल वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो मेरा दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको में विदा होकर ससुराल आ गई। अभी तक मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा नहीं रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने राहुल की तरफ देखा। वो बड़ी गहरी और प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर राहुल ने एक गहरी सांस ली और वो कहने लगा, मैं जयपुर में माइग्रेन होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पे पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट बना रही थी। इस सब मॉडल और फैशन की सारी लड़कियां जिन्होंने मेकअप करके खुद को एक पेस्ट्री बना रखा हुआ था, उसमें से तुम बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप के पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। और कुछ पल बस तुम्हें देखता ही रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार हो गया था और मैंने वही खड़े खड़े फैसला कर लिया था कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और ये सोचते आते एक सुकून सारा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा था। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी के प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली में पापा ने मुझे बुलाया ही था, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। स्टेट के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और मुझसे मिलने का भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी बिजनेसमैन क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता कराना चाहते थे, जिसको वो अपने बिजनेस के चार चांद लगा सके। मैं इसके बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया, जहाँ इसलिए मैं आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी महंगी महंगी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका दिया, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। लेकिन मेरी मंगेतर अक्सर मुझे वहाँ ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती, वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के कलर डिपार्टमेंट में तुम्हारी घर का पता निकलवाया और मैं तुम्हारे घर पे भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत उम्मीद ना उम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैंने जैसे खुद को उजाड़ हो गया था। एक दिन इन्हीं दिनों में मेरी इसी हालत में मेरा अपने मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी हॉस्टल में ले जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने इसलिए साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बात तंग ना करे। उसके बाद इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरा बर्ताव के बारे में शिकायत की थी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उड़ गया। पापा ने पहले ही मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उसके बिजनेस में भी नुकसान और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा एक ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही उसके रिश्ते का ठीक किया उसने। नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा बहुत नाराज और बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे इस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्दी वो हमारी शादी पक्की कर देंगे, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पे ही पड़ा रहता था। दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते पीटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन मैं मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे।
कुछ वक़्त बाद पापा को मेरी चिंता होने लगी थी, वो मुझे वक़्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो बिज़नेस ज़माने की फ़िक्र में लगे थे। ख़ैर ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मैंने पापा को साफ-साफ मना कर दिया, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक़्त दें। पापा भी कि शायद अब वक़्त को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे सँभलने के लिए वक़्त दिया। कुछ दिन इसी तरह गुज़र गए। पापा के इकलौते बेटे की दुनिया में के अलग-अलग थलम और दुनिया की उजाड़ देखते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से बुलवा लेते ताकि मैं खुश रहूँ, लेकिन मैं वक़्ती तौर पर तो बहल बहल जाता था, फिर वो ऐसे हालात का शिकार हो जाता था। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे, "तुम उस लड़की को ढूँढ लो, अगर तुम 1 महीने के अंदर-अंदर उन लड़की को कामयाब हो जाए तो मैं तुम्हारी शादी करके साथ करवा दूँगा, वरना मैं फिर तुम्हारी बताई हुई लड़की से शादी करना पड़ेगी।" पापा की शर्त मानकर मैं बहुत ढूँढते पुराने मोहल्ले में भी गया और तुम्हारा नया पता, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए क्यों पूछताछ करता। 1 महीने कैसे गुजर गए मुझे पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी, ना ही तुम्हारी कोई दोस्ती थी इसकी मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज से पापा से कहा कि मैं जिस भी लड़की से शादी करके मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी में बेकाबू हो गए थे और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। रविवार को तैयार रहना। मैंने उसने लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहा तो कोई तो और होता क्या फ़र्क पड़ता। रविवार को यह तय कि वक्त पर तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक गया था, मगर मानवी नाम की लड़कियां न जाने कितनी दुनिया में होंगी ये सोच कर गया, और फिर तुम्हारे कमरे में देखकर तो हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारे मिलना लिखा था, इस तरह हमारा नसीब जुड़ा था और देख लो आज हम एक साथ हैं। राहुल की कहते हुए अपना हाथ आगे किया और मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह और मैं राहुल बहुत खुश थे, अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया और उनकी आंखें भीग गई। शायद वो भी राहुल की इस हालत के जिम्मेदार थे, परेशान थे। अब खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी-थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ और मैं राहुल की सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा के इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और राहुल ने एक-दूसरे से वादा किया कि ये बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएँगे कि हम एक-दूसरे को पसंद करते थे, और मैं भी वही लड़की हूँ जिसकी राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो हमें कुछ देखकर बहुत खुश थे कि अचानक राहुल पापा से कहने लगा, "पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मानवी को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना है। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई नहीं हो सकती।" राहुल यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आँखें भीग गईं। वो कितनी देर राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग बैठे-बैठे मुझे बहुत ही माँ का ख़्याल आया। मैंने उनसे पूछ ही लिया था कि राहुल आपकी मम्मा कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे कोई घर की उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि उनके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग शहरों की सैर की तस्वीर घर की जगह-जगह लगी हुई थी। मेरी बात सुनकर राहुल फीकी हँसी हँस दिया और कहने लगा, "चलो मैं आज तुम्हें ये सच भी बताता हूँ कि मेरी मम्मी-पापा दरअसल शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने, एक-दूसरे का स्टेट ऊँचा करने का सौदा था। इसे इन दोनों ने मंज़ूर किया था और दूसरे को अपना लिया था। मम्मी अपनी सोशल लाइफ़ में ज़्यादा बिज़ी रहती थी। वो क्लब जाती, पार्टी करती रहती और पापा हर वक़्त अपने बिज़नेस के 2-2 4-4 में लगे रहते थे। दोनों का रिश्ता था, लेकिन वो कितने दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों रिश्तों में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया। हालाँकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वो अभी अपने पैरों पे किसी तरह की बेड़ियाँ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर मैंने पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी-पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही झगड़े दोबारा होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक़्त नहीं देते, लेकिन पापा को इतराज़ होता कि मैं जब घर आता तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूँ इस तरह करते रहते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों में मम्मी का अफ़ेयर सुनने की आया। मम्मी ने अपने आप से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो दिन में फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई न कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता था।
जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चला, वो नशे में धुत होकर घर आते हैं और मम्मी की गंदी-गंदी गालियाँ देकर कभी-कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन एक तो वो नशे में होते हैं और दूसरी तरफ मम्मी उसे ऐसा करने से रोक लेती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागकर मम्मी के पास चले गए और मम्मी से मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिज़नेस में 50-50 की शेयर होल्डर मम्मी थी। हाँ, अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो उनका मतलब था कि आधा बिन्नू उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर अड़ी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था कि पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्होंने आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत के केस पर कर दिया। पापा ने भी कभी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, और लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा की मम्मी के 50% शेयर वापस करना पड़े, तो पापा को बहुत ही बड़ा झटका लगा। मैं बहुत वक़्त लगा उनको ये बिज़नेस दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी, या क्या था, प पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर में मम्मी की एक-एक चीज़ फेंक दी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रखी थी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफ़ाई और रोज़-रोज़ के झगड़े मुझे और ज़्यादा से भरोसा ख़त्म करते गए। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने नहीं चाहता था, और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था कि ना जिसे ना घर का ख़्याल हो, ना पति का, ना बच्चे का। जिसे ये तो पता ही कि शाम को तैयार होकर उसको क्लब जाना है, लेकिन ये पता नहीं कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएँगे। जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनकर अच्छा लगता हो, मुझे ऐसी औरतें नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मुझे अभी मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना के रखे, और जब अपने घर वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पे वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वो औरत हो जो मेरी ज़िंदगी को यह सब ला सकती हो। हालाँकि मैंने अपनी सोसाइटी से बहुत ही सी लड़कियाँ देखी थी, मुझे अच्छी भी लगी थी, लेकिन वो सब भी मम्मी की तरह थी, मम्मी की तरह उनके ख़यालात की थी। उनकी ज़िंदगी में मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं धीरे-धीरे इन सब के उछाल होता गया, मैं बिल्कुल ही पीछे हट गया, और जब मैं माइग्रेन हो गया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई। राहुल ने ये कहते हुए प्यार से मुझे कंधे पर हाथ रखा, और मैंने उसके सीने से सर लगा लिया कि राहुल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है, और आगे की ज़िंदगी में अब खुशियों ही खुशियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों।